हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 99 में। और मैं हूं ज्ञासी। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर स्टडी 99 में। दोस्तों, अब तक हमारी 2 क्लासें हिंदी की पूर्ण हो चुकी हैं। तीसरी क्लास में अब हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला का लेक्चर तीसरा लेकर आए हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण का खंडन नहीं किया जा सकता। भाषा की सबसे छोटी न्यूनतम इकाई वर्ण है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई है। चूँकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए हम भाषा का विकास का क्रम पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ण, वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से पद, पद से पदबंध, पदबंध से उपवाक्य और अंत में वाक्य बनता है। जैसा कि हमने दोस्तों बताया था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी न्यूनतम इकाई है, इसलिए वर्ण के खंडन नहीं किए जा सकते या वर्णों को विभाजित नहीं किया जा सकता। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्णों के भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी शब्दावली आयोग द्वारा वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन तथा उसमें 4 अंतस्थ, 4 संयुक्त, 4 और स्पर्श व्यंजन 4 होते हैं। अयोग्य वाह, अंगा और आहा। अंग और आहा को, अंग को हम अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। अंगा को नासिक में रखा गया है और आहा को कंठस्थ में रखा गया है। इसकी ट्रक हम वीडियो के अंत में या अगले वीडियो में बताएंगे कि कौन से वर्ण की ध्वनि कहाँ से कंपित होती है। इसके बारे में एक वीडियो और डालेंगे। चलिए, तो नासिक किसे कहते हैं? जिन शब्दों के उच्चारण हम नाक से करते हैं उन्हें नासिक कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण हम कंठ से करते हैं उन्हें हम कंठस्थ कहते हैं। नासिक का नियम, अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है उस वर्ण के वर्ग के पंचम अक्षर के अनुस्वार बदल जाते हैं। अनुस्वार के बारे में अभी हम आगे जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि दंड। दंड क्या है? तो दंड को हम झंडा वाला अगर दंड की बिंदी हटाएंगे तो हम झंडा वाला अड़ा लगा देंगे बीच में। स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में मूल स्वर, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहते हैं और प्लुप्त को ओडम भी कहते हैं।
ह्रस्व स्वर में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आदि शब्द आते हैं और ऋषि। और दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आदि शब्द आते हैं। प्लुप्त में ओम ऐसे आदि शब्द आते हैं। जिन स्वरों की ध्वनि दीर्घ स्वर से दुगनी या ह्रस्व स्वर से तिगुनी होती है, उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। स्वर के भेद। ह्रस्व स्वर की मात्रा कम लगती है, इसमें मात्रा का समय बहुत कम होता है। और दीर्घ स्वर में सांस की मात्रा ज़्यादा लगती है, 2 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। और प्लुप्त स्वर में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है। इसका प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे ओम, तो ये किस में आएगा? दीर्घ स्वर में। हम बोलेंगे ओम, तो ये आएगा प्लुप्त स्वर में। अब पढ़ेंगे जीभ के भाग या स्थान के आधार पर स्वरों के भेद, यानी कि जीभ के स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो 3 प्रकार हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर या पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में 4 आते हैं, ई, ए, ऐ। मध्य स्वर में 1 आता है और पश्च स्वर में आ, उ, औ, ऐ आदि 5 स्वर आते हैं। ओट्स की आधार पर, अब ओट्स के आधार पर स्वरों के प्रकार या ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। अर्थात वृत्तमुखी वे होते हैं जिन वर्णों को बोलने से मुख वृत्त के समान हो जाए। ओठ कैसे हो जाए? वृत्त के समान हो जाए, उन्हें हम वृत्तमुखी। और आवृत्तमुखी में ऐसे हो जाए जिसमें वृत्त के समान ना हो, जैसे उ, औ, ऐ आदि शब्द बोलने पर ओठ कैसे हो जाते हैं? वृत्त के समान, लगभग वृत्त के समान हो जाते हैं। और आवृत्तमुखी में आ, ई, ए, ऐ ऋषि आदि आते हैं। व्यंजन। स्वरों को हमने पढ़ लिया है। स्वर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 थी और वर्णों की कुल संख्या 33 थी। व्यंजनों की कुल संख्या 33 थी। व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग। स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों का समूह होता है, जिसमें प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे का वर्ण में का, खा, गा, घा, अंगा। और चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, घा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, डा, ढा, डा। और ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। और ता वर्ग का उच्चारण दंत से होता है। और पा वर्ग का उच्चारण ओठ से होता है। पंचम वर्ण। पंचम वर्ण क्या होते हैं? अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर देखिए आप। का वर्ग का ढा, चा वर्ग का घा, टा वर्ग का आड़ा, और ता वर्ग का ना, और पा वर्ग का मा। तो ये
स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर पंचम वर्ण या पांचवा अक्षर या पंचम वर्ण ही क्या होते हैं? डा, ढा, डा, घा, अड़ा, ना और मा। उच्चारण स्थान इनका क्या होता है? नासिक। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर नाक की सहायता से बोला जाता है, इसलिए इन्हें नासिक वर्णों में रखा गया है। तो हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनसे हिंदी शब्दकोश में कोई भी शब्द शुरुआत नहीं होती, अर्थात हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको किसी भी शब्द की शुरुआत इन वर्णों से नहीं हो सकती है। जैसे डा से क्या बना है? ये डा, सड़क वाला डा, और ढा और डा और घा और अड़ा, इन अक्षरों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। उत्क्षिप्त व्यंजन, अब हम पढ़ेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन, डा और ढा। उत्क्षिप्त व्यंजन के नियम। पहला, यदि से वर्ण शब्द के शुरुआत में आ जाए, यदि वर्ण शब्द के शुरुआत में आ जाए तो बिंदु का प्रयोग नहीं होता। जैसे डाली, ढक्कन, ढोल, ढोलक, तो हम बिना बिंदी वाला डा प्रयोग कर देंगे। और यदि ये वर्ण अनुस्वार के बाद आए तो बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ठंडा, झंडा, अंडा। अनुस्वार बताया था हमने आपको, अनुस्वार क्या कहलाता है? अंग की बिंदी। क्या होता है? अंग की बिंदी। यदि किसी वर्ण में अंग की बिंदी लगी है और ये उत्क्षिप्त व्यंजन आ जाए तो उसमें भी उत्क्षिप्त व्यंजन में नीचे भी बिंदी नहीं लगेगी। दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन के नियम। नंबर तीसरा, यदि ये वर्ण उपसर्ग के बाद आए तो बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों? यदि उपसर्ग के बाद आ जाएं, जैसे सु उपसर्ग से डोल, सुडोल, बे उपसर्ग से बेढग, और अडिस आ उपसर्ग से अडिस, तो इनमें भी बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। और चौथा, यदि ये वर्ण संयुक्त रूप में आ जाएं, संयुक्त रूप में या लगातार, संयुक्त का मतलब क्या होता है? उसी शब्द लगातार दो बार, कोई वर्ण लगातार दो बार आ जाए, संयुक्त रूप में आ जाए तो भी हम बिंदी का प्रयोग नहीं करते। जैसे हड्डी, अड्डा, बुढ़ा, गड्ढा, कबड्डी आदि। पांचवा नियम, उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग किए जाने वाले शब्द। अब हम पढ़ेंगे जिनमें उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग होता है। जैसे पेड़, तो डा में नीचे बिंदी लग गई, घड़ी तो बिंदी लग गई, गुड़िया तो बिंदी, आदि बहुत से शब्द होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन 4। इन व्यंजनों का उच्चारण घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन 4 हैं, सा, सा और हा। इन्हें हम 4 वर्णों को ऊष्म व्यंजन में रखा गया, क्योंकि इन वर्णों को बोलने से मुंह में क्या होती है? घर्षण होता है, और हमें ऐसा लगता है कि इन शब्दों के बोलने से मुंह में गर्माहट सी पैदा होती है या ऊष्म वायु निकलती है, तो हम इन वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, और इनके ये स्थान दिए गए हैं कि मतलब कौन सा वर्ण कहाँ से उसका उच्चारण स्थान है। सा का सीठी वाले सा का तालब, षटकोण वाले सा का मूर्धन्य, और सिंपल सा का दंत से उच्चारण होता है, और हा का कंठस्थ से होता। अंतःस्थस्थ व्यंजन। अब पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती वर्ण हैं, अर्थात जो स्वर और व्यंजन के बीच होते हैं उन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं अंतस्थ व्यंजन को। जैसे या किससे मिलकर बनता? ई प्लस आ से।
और वा उ प्लस वा से। और या का उच्चारण स्थान तालु है और वा का उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ या दंतोष्ठ भी कह सकते हैं। और अब पढ़ेंगे लुंठित। अब पढ़ेंगे लुंठित वर्ण। दंत मूल भी इन्हें कहते हैं। रा और ला, या और रा, या रा ला वा सा में ये रा और ला क्या होते हैं? लुंठित होते हैं। ला पार्श्विक होता है, ला कैसा, और आर लुंठित होता है। संयुक्त व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। छा, छा किससे मिलकर बनता है? का और सा से। त्रा किससे मिलकर बनता है? ता और रा से। ज्या किससे बनता है? ज्या, ज्या किससे बनता है? ज्या प्लस या से। यहाँ पर घा टाइप हो गया है, उसके लिए सॉरी, घा की जगह आप या लिखेंगे। ज्या प्लस या से क्या बनेगा? ज्या। और श्रा, श्रम वाला श्रा ये बनेगा सा प्लस रा से। व्यंजन के भेद। प्राण के आधार पर या प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के भेद। तो प्राण वायु के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वे होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है या कम हवा निकलती है या कम प्राण वायु निकलती है। ऐसे वर्णों को बोलने में जिनमें कम वायु लगती है या वह कम समय लगता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण उसे कहते हैं जिसमें अधिक समय लगता है। तो घर्षण के आधार पर अब पढ़ेंगे हम घर्षण के आधार पर। तो घर्षण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं व्यंजन, दो प्रकार के होते हैं, सघोष और आघोष। सघोष और आघोष। तो सघोष में वो आते हैं प्रत्येक वर्ग का। स्पर्श व्यंजनों में 5 वर्ग हमने बताए थे, का, चा, टा, ता और पा। तो 5 वर्ग और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण क्या होता है? सघोष या घोष। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पहला वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण सघोष होता है। और ऊष्म वर्णों में सा भी आते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बड़े बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करें, अन्नदाताओं, जवानों, शिक्षकों, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।